तो ये रहा स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश एक वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपका 12th हिंदी में पूरे के पूरे 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश दोनों को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, गद्यांश जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है और जो पद्यांश है वो भी 10 नंबर का आता है। दोनों मिलाकर आपके 20 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे गद्यांश आएगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे कॉपी में लिखेंगे। आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है, ठीक है। बस इन गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे और 2026 में हम माहौल बदल देंगे क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार हिंदी में 100 में 95 प्लस का, और इस बार हम आपको दिलवा कर रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और जो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है ना उसको आप भी बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हम देखेंगे अपने महत्वपूर्ण गद्यांश को। देखो, गद्यांश में बेसिकली होता क्या है, बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग। आपको यहां पे एक गद्यांश दिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक। ये किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है, चाहे वो राष्ट्र का स्वरूप हो, अशोक के फूल हो, भाषा और आधुनिकता हो, निंदा रस हो, किसी भी चैप्टर का दिया जा सकता है। इसके नीचे टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 5 करके। पांचों का आंसर दो, आपको 10 नंबर यहां पे मिलेगा और ये बहुत इजी होता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमें चैप्टर का नाम पता चल जाएगा और जो क्वेश्चंस नीचे है ना उसका आंसर इसी गद्यांश में ढूंढोगे मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ध्यान से समझो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब आप लोगों से कहा जाए बच्चा ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, तो आप लोग अगर ट्रिक देखोगे ना कैसे इसको पहचानोगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप जब इस गद्यांश को पढ़े तो आपको एक चीज कॉमन दिखी, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, उसके बाद में राष्ट्रीय। मतलब ये कितनी बार राष्ट्रीय आया है आप खुद ही यहां पे देख ले। तो यहां पर देखो, उसके बाद में और भी हैं। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, पहचान गए। अब बाकी क्वेश्चन का आंसर हम बहुत आसानी से दे देंगे। देखो, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया ये किस पाठ से है, इसके लेखक कौन है, तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर आपका कंप्लीट। देखो, आपको पाठ जो होता है ना उसके लेखक का नाम याद कर लेना है, समझ लेना है कि इस पाठ के लेखक ये हैं, इस पाठ के लेखक ये हैं। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। 2 नंबर आपका ये 100% फिक्स होता है। आपको करना क्या है, ये जो रेखांकित अंश है मतलब देखेंगे तो जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, लाइनिंग, इतने का अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। मतलब इतने का आपको थोड़ा बहुत चेंज करके व्याख्या कर देना है क्योंकि हिंदी को हिंदी में ही लिखना है। तीसरा देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो देखो यहां पे लिखा होगा राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वो अनंत काल से। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। अगर आप इसी को उठाकर लिख दोगे ना फिर भी आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। देखो, ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर आपको आंसर लिखना है, कहीं बाहर से आंसर आपको नहीं लाना होता। चौथा क्वेश्चन देख लो। देखो, ये जो तीनों क्वेश्चन लास्ट के हैं ना इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तीसरा, चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो देखो यहां पे लिखा है
ध्यान से समझना, ये लिखा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। देखो इतना ही आप लिख दो, बस भैया आपका आंसर हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। बस इतना लिख दोगे 2 नंबर ये भी कंप्लीट। मतलब आपको कीवर्ड ढूंढना, जैसे इसमें देखो निर्मूल कीवर्ड है, राष्ट्रीयता है, तो आपको इस लाइन में देखो राष्ट्रीयता भी मिल गया, निर्मूल भी मिल गया, यानी कि यही लाइन आपको उठाकर लिख देना है। पांचवा देखो, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो देखो यहां पे लिखा है, ध्यान से समझो, ये लिखा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस यही लाइन उठाकर लिख दो, आपका 2 नंबर कंप्लीट। देखो कितना इजी होता है गद्यांश। अब देखो इतना इजी अगर होगा तो आप कैसे 10 में 10 नहीं लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। अब इसको लिखना कैसे वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन पांचों क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको, कुछ करना है नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, यहां पे हम नेक्स्ट पेज लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब भी इसको सॉल्व करो ना, सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड जो है भूमि का निर्माण डॉट 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 करके लास्ट वर्ड जो है उसको लिख देना है। देखो भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है, इसको पहले आपको लिख देना है। अगर इसको नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, कॉपी जो चेक करता है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया। 2 गद्यांश आपके हिंदी के पेपर में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, लेकिन हम एक संदर्भ के रूप में लिखेंगे तो भी बेटर रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी हम पाठ और लेखक दोनों का नाम लिखते हैं। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखो ये हो गया आपके लेखक का नाम और ये हो गया पाठ का नाम, यही आपका हो जाएगा भैया, और एग्जामिनर कर देगा 2 नंबर आपके नाम। ऐसे लिख दोगे 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों सही है, बट ऐसे लिखोगे बेटर रहेगा। चलो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया फाइनली। अब देखो दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इसकी आपको व्याख्या करनी है, जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। बस इसका आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में करेंगे। देखो लिखेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देना, थोड़ा चेंज वेंज करके स्टाइल से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का ये परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। बस इतना उठाकर लिख दो बेटा, आपका नंबर बिल्कुल कंप्लीट है, 2 नंबर। देखो थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया यही उठाकर लिख लो तो पूरा रट लो, ऐसा नहीं है। आप खुद से भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके। आप खुद में एक राइटर हो बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगले क्वेश्चन का हम आंसर भी देखेंगे। पेज हम ले लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर तो यहाँ पे लिखा ही है, ऐसे आपको लिखना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कॉपी कैसे लिखते हैं हिंदी की वो भी मैं बता दूंगा। तीसरा देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो ये तो मैंने बता ही दिया भैया कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना, ठीक है। तो देखो लिखेंगे, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृति ना होने दें। बस यही है भैया राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट।
चौथा क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो मैंने बताया था जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। तो देखो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। बस 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा, कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, और ये मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी होता है गद्यांश, बस हलवा है खा लो। पांचवा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे कहां है, ये देखो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो ऐसे लिख देंगे, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बेटा 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। और एग्जामिनर जो है वो आपको ऐसे देगा, कॉपी जो चेक करता है, ये 10/10 बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, 10 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, जब तक है हम नो टेंशन। हमारा गद्यांश वाला जो पोर्शन है वो फिनिश हो चुका है। बस इतना ही नहीं, मैं आपको आगे आगे बहुत सारे गद्यांश बताने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलिए गद्यांश हो गया, अब महत्वपूर्ण पद्यांश को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो महत्वपूर्ण पद्यांश है वो हम यहां पे ले लेते हैं। और एक पद्यांश मैंने लिया है अपने कैकेयी के अनुताप, कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त जी का, हमने ये उसी से ये वाला पद्यांश मैंने लिया है। मतलब होता क्या है, जो श्री राम जी को जो कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था, अब वो श्री राम जी के पास आई हैं कैकेयी जी और पश्चाताप कर रही हैं, ठीक है, कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब देखो क्या है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी जी पश्चाताप करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, थोड़ा ध्यान से लाइनों को देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। निज जन्म जन्म मतलब जन्म जन्मांतर में सुने सुने जीव, जीव का मतलब आत्मा, ये मेरा मतलब कैकेयी जो है वो पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जो प्राण है वो जन्म जन्मांतर तक यही सुनते रहें। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेरा, महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। फिर क्या होता है, जो वहां पे सभा में उपस्थित लोग होते हैं, अयोध्यावासी होते हैं, श्री राम जी होते हैं, वो कहते हैं 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। वो कहते हैं 100 बार धन्य, 100 बार धन्य है वो एक लाल, एक पुत्र की माई माता। वो कहते हैं वहां जो सभा है, जो श्री राम जी है ना, वो क्या कहते हैं, राम सहित सभापतियों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। जिस जननी ने है, जिस माता ने जन्म दिया है भरत से भाई को। मतलब कैकेयी जी की बातों को सुनकर राम सहित जो सभापद हैं, जो लोग हैं, वो एक स्वर में कहते हैं भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता तो 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, मतलब प्रभु जी के साथ, प्रभु राम जी के साथ पागल सी होकर वहां की सभा चिल्लाती है 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। अब यहां पे क्वेश्चन को देखो थोड़ा, अगर आप हिंदी मीनिंग जाने रहोगे ना तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये गद्यांश नहीं है कि आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लिख दोगे, ये पद्यांश है। पद्यांश में आपको हिंदी मीनिंग पता होगा अच्छे से ना, तभी आप क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दे पाओगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम हमारा जो है वो तो कैकेयी का अनुताप है, और जो कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 2 नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बस इतने का व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अभी मैं करूंगा, टेंशन मत लो। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? अरे कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी क्या कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। यही तो कहते हैं श्री राम जी और जो वहां सभा में उपस्थित लोग हैं। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता तो 100 बार धन्य है।
श्री राम जी ही हैं जो इतने महान हैं कि वो जो है 14 वर्ष वनवास जिन्होंने उनको भिजवाया, उनको वो माफ कर रहे हैं, आज उनको वो माता बोल रहे हैं, ऐसा है, इसीलिए उनको कहा जा रहा है दिव्य पुरुष। देखो भैया, अब हम इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया ये जो पद्यांश है इसके शीर्षक और कवि का नाम जब हम लिखेंगे तो संदर्भ लिख देंगे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, बट हम एज अ संदर्भ लिखेंगे, बेटर रहेगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। भैया 2 नंबर कंप्लीट। मतलब ये जो मैथिली शरण गुप्त जी का जो महाकाव्य है साकेत ना, ये साकेत से लिया गया है कैकेयी का अनुताप। तो ये आपका हो गया कवि का नाम, ये हो गया पाठ का नाम या शीर्षक का नाम, और 2 नंबर एग्जामिनर ने कर दिया आपके नाम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी व्याख्या करनी है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसकी व्याख्या करनी है, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल नहीं किया और अधर्म का आचरण किया। ठीक है, ये आपका हो गया 2 नंबर, यहां भी कंप्लीट। मतलब आपको उन 2 लाइनों की व्याख्या करनी है अपनी भाषा में, और 2 नंबर आपका यहां पे भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलो भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और तीसरा आंसर भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। कैकेयी जी ने स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहा? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। बेटा यही लिख दो, 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट। देखो हिंदी की कॉपी कैसे लिखें वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना। चलो भैया चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अभी आगे आगे मैं आपको बहुत सारे पद्यांश बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं? तो देखो क्या कहा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। लो बेटा 2 नंबर यहां भी कंप्लीट। मतलब कैकेयी जी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि माता तुम अभागिन नहीं हो, तुम तो महान हो क्योंकि तुमने भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म दिया है, भाई को जन्म दिया, तुम महान हो। 5वां क्वेश्चन, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तो बेटा 10 में 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है फाइनली। ऐसे अगर लिख कर आओगे यकीन मानो आप 10 में 10 पूरे नंबर लेकर आओगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई? देखो मैंने आपको क्लास 12 हिंदी के जो गद्यांश और पद्यांश थे दोनों को एक ही वीडियो में सॉल्व करना सिखाया। ऐसे लिखोगे, ऐसे ट्रिक लगाओगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अभी टेंशन मत लेना, अभी आगे आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है। बस आप लोग जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।